नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर्स है जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। और आज मैं आप लोगों के साथ लास्ट में एक ऐसा स्टॉक शेयर करूंगा ना जिसने कुछ महीने पहले एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, बट वो ब्रेकआउट फेल हो गया था और आफ्टर फ्यू मंथ्स ये स्टॉक फिर से एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा। और आज मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। वो क्या है कि जनरली कभी भी कोई स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट करता है और बहुत सालों बाद अपना एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करता है ना, तो वो टाइम पे वो स्टॉक जनरली फेल कर जाता है। बट सेकेंड अटेम्प्ट में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ब्रेकआउट हो सकता है। बट ऐसा क्यों होता है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा प्रॉपर लॉजिक के साथ। और अभी कुछ स्टॉक मैंने देखे थे जो मुझे अच्छे लगे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखो, लास्ट वीक में मैंने आप लोगों के साथ जो संडे वीडियो शेयर किया था वहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मार्केट अभी अपने बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास आया है। एक डू और डाई जैसी सिचुएशन हो गई है। यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स नहीं हुआ तो मार्केट आने वाले टाइम में और गिर सकता है। और वैसे हमने देखा भी कि लास्ट वीक में मार्केट ने कुछ खास किया नहीं, इनफैक्ट मार्केट नीचे ही गिरा है। और बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स के, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, ख़राब भी आ रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्राइडे को एक्सिस बैंक के रिजल्ट, मतलब रिजल्ट तो गुरुवार को ही आ गया था, बट फ्राइडे को एक्सिस बैंक का रिजल्ट का इम्पैक्ट बड़े गैप डाउन से हुआ था, ऑलमोस्ट 5-6% के साथ। एंड ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। कुछ कंपनीज के रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं, कुछ के रिजल्ट आ रहे हैं वो ख़राब नहीं आ रहे बट पहले से बेटर आ रहे हैं। और रिलायंस का भी रिजल्ट आया था फ्राइडे इवनिंग को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी वो इतनी बड़ी कंपनी है कि उसका रिजल्ट मुझे समझने में ही समझ नहीं आती है कि उसका रिजल्ट एक्चुअली में अच्छा आया है या ख़राब आया है। वैसे बोल रहे थे कि एशियन पेंट के जो उन्होंने स्टॉक्स बेचे हैं, जो उनके पास होल्डिंग थी, उसके वजह से कुछ इबिटा या ऐसा कुछ नंबर अच्छा आया है। एंड सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक हमारे ऊपर एक टेंशन चल रहा है, वो है ट्रम्प जी का अभी भी टैरिफ हमारे ऊपर एक प्रॉपर डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो वो भी एक मार्केट में टेंशन बना हुआ है। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट हम लोग चार्ट्स पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई मार्केट में अभी क्या हो सकता है। अभी देखो, आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ना, ये निफ्टी का चार्ट है और ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आफ्टर, मैं अब वापस से आप लोगों को, हर बार ये अपनी सेम स्टोरी होती है बट प्रोसेस वो प्रोसेस ही होता है, इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। अब आप देखो, मार्केट ने सितंबर में एक हाई बनाया था 26,277 का। उसके बाद मार्केट ने मार्च में, मतलब फरवरी में बॉटम बनाया, या फिर आप बोल सकते हो कि मार्च में ही बॉटम बनाया। मार्च में मार्केट अच्छा ऊपर जाने की शुरुआत कर दी थी और अप्रैल में भी मार्केट ने एक बॉटम बनाया था। एक बार वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट में देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहला ये किंग कैंडल बना था मार्च में, और तभी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर किया था। बट अगेन, जब ट्रम्प जी ने पहली बार एक सरप्राइज बात कर दिया था टैरिफ के बारे में कि वो सारी कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं, तभी भी एक गैप डाउन हुआ था बड़ा, और वो टाइम पे ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। उसके बाद से लेके मार्केट अब तक अच्छा ही चल रहा था। अगर आप ध्यान दोगे ना, यहाँ पे अप्रैल के बॉटम से लेके अब तक, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि बैक टू बैक 3 वीक नेगेटिव क्लोज हुआ हो। बट ये वाले 3 वीक ऐसे हुए हैं कि बैक टू बैक 3 बार हम लोग नेगेटिव क्लोज हुए हैं, मतलब रेड क्लोज हुए हैं। अब मेरे लिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 24,400 इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल, 25,000 और 25,100 भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। बट अभी तो वो सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिख रहा है। और अगर हम लोग ये वीक का जो हाई है विच इज़ 25,255, अगर हम लोग ये ब्रेक करते हैं आने वाले वीक में, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में जो बुलिशनेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो वापस से हम लोगों को देखने मिल सकती है। अगर आप लोग बैंक निफ्टी का चार्ट करोगे ना, चार्ट करोगे क्या, चार्ट देखोगे, तो आप लोग यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी है ना, अभी भी स्ट्रांग है। और बैंक निफ्टी भी एक अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास है। वैसे बैंक निफ्टी में एक स्विंग लो का जो सपोर्ट है वो है 55,300, और बाकी जो एक दूसरा सपोर्ट है वो है 53,800 और 900। बट बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है 55,400। और वैसे भी जो, जैसे बैंक निफ्टी में, जैसे निफ्टी में मैंने आपको बोला ये वीक का हाई ब्रेक होगा तो अच्छी बात है, वैसे ही
बैंक निफ्टी में भी अगर ये वीक का हाई विच इज़ 57,277 ये ब्रेक होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। एंड मेरे ख्याल से आने वाले वीक में बहुत सारे लार्ज कैप बैंक्स के भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो देखो, ये तो मैंने आप लोगों को एक मार्केट का एनालिसिस बता दिया, और जब भी मैं हफ्ते में एक बार या दो बार जब भी कुछ चीज़ों को देखता हूँ कि मार्केट क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है ना, तो मेरा ये एक नॉर्मल मेथड है। पहले मैं इंडेक्स को देखता हूँ, फिर सेक्टर्स को देखता हूँ और फिर स्टॉक्स को देखता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अभी अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखो, लास्ट वीक में जो सबसे बेटर परफॉर्म किया है वो है मीडिया, रियलिटी, पीएसयू बैंक। मतलब पीएसयू बैंक्स में एक बहुत अच्छी रैली आई थी लास्ट वीक में, और ऑटो इंडेक्स ने भी अच्छा किया है, इनफैक्ट फार्मा ने भी अच्छा किया है। अगर हम लोग खराब की बात करें तो डिफेंस सेक्टर ने खराब किया है, प्राइवेट बैंक, आईटी और ये सारे सेक्टर्स ने खराब किया है। वैसे डिफेंस सेक्टर अभी सडनली एक ख़राब परफॉर्मेंस देने लगा है, कुछ महीनों तक वो एकदम अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर था। अब आप यहाँ पे देखो, ऑटो सेक्टर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है, क्योंकि आप अगर ऑटो इंडेक्स का चार्ट देखोगे, दिस इज़ अ वीकली टाइम फ्रेम ऑटो इंडेक्स का। ऑटो इंडेक्स ने हाई बनाया था, इसने भी सितंबर में हाई बनाया था, उसके बाद ये भी अच्छा खासा गिरा। बट आप अभी यहाँ पे देखो कि ऑटो इंडेक्स है ना, अपने रेजिस्टेंस के पास कुछ टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। तो पता नहीं क्या ट्रिगर आने वाला है या क्या ट्रिगर हो सकता है। कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक करेगा तो अच्छी बात है, अगर लो ब्रेक करेगा तो वापस से ये भी नीचे चला जाएगा। तो ये सारे हमारे सेक्टर्स की बात रही। और अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो देखो, लास्ट हफ्ते में 3 दिन इन्होंने बेचा है, मतलब सेलिंग की है और अच्छे खासे नंबर से सेलिंग की है। 2 दिन इन्होंने बाइंग की है, बट बाइंग के नंबर्स इतने कुछ बड़े नहीं हैं। मेरे लिए ये एक हमेशा कंसर्न होता है जब भी एफआईएस सेलिंग करने आ जाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट कि मार्केट को ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एफआईएस की बाइंग आ जाती है तो मार्केट इजीली ऊपर चला जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से एफआईएस की सेलिंग आ रही है ज़्यादा कंपेयर टू बाइंग। डॉलर इंडेक्स हो गया, क्रूड हो गया, यूएसडी आईएनआर, ये सारे नॉर्मल लेवल पे है। अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे तो 11.39 के पास ट्रेड कर रहा है, अपने लोअर बैंड के पास, जिसे जनरली बोलते हैं कि मार्केट में कोई पैनिक नहीं है। जनरली इंडिया विक्स ऊपर तब जाता है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी, पैनिक आती है। तो अभी इंडिया विक्स तो लोअर लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये सारा जो मैंने आप लोगों को बताया वो लास्ट वीक के मार्केट का एनालिसिस था। उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि क्या लग रहा है। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ये स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने एक बार तो ब्रेकआउट फेल कर दिया, बट शायद सेकेंड अटेम्प्ट में ये अच्छा ब्रेकआउट कर सकता है। इसके पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर करता हूँ, चार्ट शेयर करता हूँ, जो भी चीज़ें बताता हूँ, कोई भी वो बाइंग, सेलिंग या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को देख के और लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देख के आप कैसे एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हो और वो कैसे काम करता है। तो आप इसके ऊपर जो भी अपना एनालिसिस खुद करना और वैसे आप अपना एक्शन लेना। चलिए आते हैं हम हमारे आज के पहले स्टॉक पे। अब देखो, आज का जो हमारा ये स्टॉक है पहला, मतलब यही स्टॉक है, उसका नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले इसमें हुआ क्या। यहाँ पे आप देखो, जुबिलेंट इंग्रेविया का लिस्टिंग जो था वो 254 पे हुआ था इन द ईयर ऑफ 2021। उसके बाद ये स्टॉक ने एक अच्छी रैली ली थी और ऑलमोस्ट ये हाई में 840 तक गया था और ये 2021 में ही चला गया था। आप यहाँ पे देखो, मार्च में इसका लिस्टिंग हुआ था, 2021 में ही ये ऑलमोस्ट अपने अच्छे खासे हाई तक पहुँच गया और 2021 में 839 का हाई बना के ये ऑलमोस्ट नीचे तक आ गया था मार्च 2023 में 360s के आसपास। अब यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को अपने संडे वाले वीडियो में बहुत बार बोलता हूँ, एक चीज़ होती है मल्टी ईयर ब्रेकआउट और एक होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। रिवर्सल ब्रेकआउट अगर आप जल्दी से पहचान जाओ तो आप अच्छा रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा कमा सकते हो, बट रिवर्सल ब्रेकआउट्स के जो फेलियर के चांसेस है ना वो ज़्यादा होते हैं और मल्टी ईयर के कम होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये स्टॉक ने एक रिवर्सल ब्रेकआउट किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024 और वो हुआ था 560 पे। उसके बाद ये स्टॉक ने एक फर्स्ट अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट का 30 सितंबर 2024 में। वहाँ पे ये फेल हो गया, वापस से नीचे गिरा। फिर इसने एक अटेम्प्ट किया दिसंबर महीने में। आप यहाँ पे देखो, ब्रेकआउट के ऊपर भी गया था बट ये वापस से फेल हो गया।
और आप यहाँ पे जो लो देख रहे हो ना, ये ट्रम्प टैरिफ वाले न्यूज़ के दिन की लो है। तो वापस से ये स्टॉक ने यहाँ पे आके रीटेस्ट भी किया था। अब इसको रीटेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस इज़ वर्किंग एज अ सपोर्ट हियर। और यहाँ से ये स्टॉक अगर आप अभी देखोगे ना, तो वापस से अपने ऑल टाइम हाई मतलब 830 के लेवल के आसपास आया है, जो इसने पहले यहाँ पे ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई पहले इसने यहाँ पे ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था तब फेल हो गया था, अब ये वापस से ब्रेकआउट के पास आया है। तो यहाँ पे आप एक साइकोलॉजी को समझो। जब भी स्टॉक अपने प्रीवियस बहुत मल्टी ईयर्स हाई के पास आता है ना, तो यहाँ पे जो बायर्स होते हैं जिन्होंने यहाँ पे ऊपर में ख़रीदा था, जनरली उन लोगों की सेलिंग यहाँ पे आती है। उस वजह से ऐसे बोला जाता है कि स्टॉक बहुत साल पुराना हाई ब्रेक कर रहा है ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद ये नहीं करेगा। और यहाँ पे हम लोगों को वही देखने मिला। और अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आप एक चीज़ यहाँ पे ये भी नोटिस करो कि निफ्टी में टॉप बना था सितंबर 2024 में, और अगर आप ये स्टॉक में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सितंबर में ही हाई बना था। मतलब यहाँ पे ये स्टॉक को दो चीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी। एक तो प्रीवियस बायर्स ने यहाँ पे आके सेलिंग की होगी बिकॉज इतने सालों बाद उनका प्राइस आया, और दूसरा मार्केट भी एक करेक्शन मोड में जाना शुरू कर दिया था। तो बिकॉज ऑफ दिस मुझे ऐसा लगता है कि इसका फर्स्ट ब्रेकआउट फेल हो गया था। बट अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वापस से सितंबर और दिसंबर के बाद, आज जुलाई का मंथ है, वापस से ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के पास आया है अटेम्प्ट करने के लिए ब्रेकआउट। तो क्या ये टाइम वो अपना ब्रेकआउट कर पाएगा या नहीं, वो हम लोगों को आगे ये चार्ट में देखने मिलेगा। मेरा लॉजिक आप लोगों को ये चार्ट समझाने में ये था कि जो पहले मैंने आप लोगों को समझाया, जो यहाँ पे बायर्स थे वो अपना सेलिंग करते हैं बहुत सालों बाद, उनका जब प्राइस आता है, नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। लॉस में हम लोग जनरली बेचते नहीं है। जब हमारा भाव आता है तब हम ऐसे सोचते हैं कि चलो अभी बेच देते हैं, हमारा भाव आ गया। और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 जुलाई है, 22 जुलाई को ये कंपनी का रिज़ल्ट भी है, क्वार्टरली रिज़ल्ट है। तो हम लोगों को वो भी देखना पड़ेगा कि रिज़ल्ट कैसा आता है, उसके बाद स्टॉक में क्या इम्पैक्ट आती है। तो शायद मुझे लगता है कि अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रिगर हम लोगों को देखने मिल सकता है, और आप लोग भी ये चीज़ को ज़रूर ध्यान देना। तो ये था मेरा वो एनालिसिस। और अगर आप लोगों को इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, मुझे ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी से ज़्यादा साइकोलॉजी और ये सारी चीज़ें चलती है। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्या होता है, रिवर्सल ब्रेकआउट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। तो हमारा एक शॉर्ट टर्म वेबिनार है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक वेबिनार है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। इसके अलावा भी दूसरे जो स्टॉक्स है उन्होंने अच्छे ब्रेकआउट्स दिए हैं। जैसे एक इक्जिको करके एक स्टॉक है, उसने आईपीओ ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद एक आधार हाउसिंग फाइनेंस करके एक स्टॉक है, उसने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और भी बहुत सारे नाम थे, बट मैंने सोचा जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपकी वॉच लिस्ट में आने वाले हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। देखो, हमारे वीडियोस को देखते तो बहुत लोग हैं पर लाइक नहीं करते, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा लाइक करो, मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हो तो। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी वर्थफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है या जिसे भी प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस सीखना हो, उन लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और लास्ट वीक में हमने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था डी प्रसाद जी के साथ, जिसमें उन्होंने ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले स्टॉक्स के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी, बहुत सारे मॉडल्स शेयर किए थे कि क्या हमें देखना चाहिए, कौन से स्टॉक मल्टी बैगर बनते हैं, उसके बारे में बात की थी। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, वो भी देखिए। एंड बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।